हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए, आ गए हैं हम आपके सामने क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकेंड लेक्चर लेकर के। तो स्वागत है आपका। आइए देखिए, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओके, तो देखिए, आपके चैप्टर का नेम क्या है? बेसिक्स बेसिस एंड सॉल्व्स। हमने कल क्या पढ़ा था कि जो पुराना टाइम था, पुराने टाइम पे क्या कहते थे कि अगर आपके फूड का जो टेस्ट है वो अगर शोर है, यानी कि अगर वो खट्टा टेस्ट है, शोर टेस्ट है, तो वो आपका एसिड की वजह से है। ओके, एंड अगर आपका जो फूड सब्सटेंस है वो अगर बिटर है टेस्ट में, यानी कि कड़वा है, तो क्या है, तो वो आपका बेस की वजह से है। एंड सॉल्ट के बारे में हम जानते हैं कि उसका जो होता है वो सॉल्टी टेस्ट होता है, नमकीन होता है। ओके, तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए, और हमने एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करी थी कि जब भी हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें क्या देते हैं? बेकिंग सोडा का सोल्यूशन देते हैं। बेकिंग सोडा सोल्यूशन देते हैं ताकि क्या है कि वो जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। ओके, ताकि वो जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। अब न्यूट्रलाइज वो क्यों करेगा? क्योंकि एसिडिटी हमारी होती है एसिड की वजह से, एंड बेकिंग सोडा जो है वो हमारा बेस है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ओके, अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस आपका खट्टा है या कड़वा है, ये आप उसको चख के थोड़ी ना बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एसिड्स एंड बेसिस जो होते हैं वो हमारी स्किन के लिए, अरे स्किन छोड़िए, कपड़े के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, तो देखिए, अब हम पहचानते कैसे हैं? पहचानने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेटर अपने कलर में एंड अपनी ऑर्डर यानी कि स्मेल में चेंज करते हैं। ओके, एंड हमें बताते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो हमारा एसिड है या बेस है, या फिर वो न्यूट्रल है। ओके, कुछ इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, जैसे कि लिटमस पढ़ा था। लिटमस एक पेपर होता है एंड एक सॉल्यूशन होता है। ओके, एंड हमने क्या पढ़ा था? टर्मरिक, जो कि हम सभी के घरों में होती है। क्या पढ़ा था? टर्मरिक, जिसको हम हिंदी में हल्दी बोलते हैं। ओके, लिटमस सॉल्यूशन हो जाता है। बाकी भी हमारे बहुत सारे जो थे, हमने एग्जांपल्स पढ़े थे किसके? इंडिकेटर्स के। ओके, फिर आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। काहे की केमिकल प्रॉपर्टीज़? जो हमारे एसिड्स एंड बेसिस होते हैं। ओके, एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी जल्दी से देख लेते हैं। एसिड्स एंड बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं? ये सॉल्ट देते हैं एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेम सिनेरियो आपका बेसिस के साथ भी होता है कि जब मेटल जो होते हैं वो जब आपके बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं आपको? तब भी वो आपको सॉल्ट देते हैं एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कार्बोनेट्स के साथ एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ, इनके साथ क्या था कि जब इनके साथ में एसिड्स रिएक्ट करते हैं या बेसिस रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? ये हमें सॉल्ट देते हैं, वाटर देते हैं एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। ओके, तो ये था हमारा बाइकार्बोनेट्स के साथ एंड कार्बोनेट्स के साथ। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस हमने पढ़ी थी। एसिड एंड बेसिस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देते हैं एंड साथ में वाटर देते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम किसी भी एसिड या बेस की रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ, मान लीजिए हमने डाइल्यूटेड HCl लिया है, ठीक है, तो ये हमें रिएक्ट करके क्या देता है? ये भी हमें रिएक्ट करके सॉल्ट एंड H2O देता है। ओके, सो अगर बेसिकली देखा जाता है तो हमारी जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से सेम ही रिएक्शन देते हैं। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, इसको हम कुल मिलाकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ओके, बट
फ़र्क ये होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट में, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन नॉन मेटालिक से करा दें, नॉन मेटल ऑक्साइड से करा दें, तो यहाँ पर हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। पूछिए क्यों? क्योंकि जो हमारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है ये हमारी ऑलरेडी एसिडिक होती है। ओके, वहीं अगर हम इसकी रिएक्शन आपकी बेस से करा देते हैं तो ये हमें ज़रूर सॉल्ट एंड वाटर देता है। ओके, सो आई थिंक कि आपका जो पिछला हमने पढ़ा था उसका रिकैप अच्छे से हो गया होगा। तो आइए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? ओके, देखिए आज का हम चैप्टर फ्लो देख लेते हैं। चैप्टर फ्लो क्या क्या हम पढ़ेंगे आज? ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कॉमन थिंग इन एसिड एंड बेस। ओके, एसिड एंड बेस। फिर सेकेंडली हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंडली हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसेस की वाटर में, एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर, यानी कि एसिड्स एंड बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। एंड थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। अब देखिए ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट आपको ऐसे देखने में सेम लग रहा होगा, बट इनका कंटेंट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, वो आपको तब पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। ओके, फर्स्ट टॉपिक कौन सा था? आइए फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट इज common in all acids and bases। ओके, देखिए अब देखिए हमने जो है पिछले चैप्टर में एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, राइट? हमने जो है एसिड्स की एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी एसिड्स होते हैं वो सेम टाइप की रिएक्शन करते हैं, राइट? सेम टाइप की। लाइक देखिए इसका हम लिखते हैं कि ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हो सकता है कि ये चीज़ सुनकर के आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। लेट मी एक्सप्लेन। इन्होंने बोला है कि जो भी एसिड्स होते हैं एंड जो भी बेसेस होते हैं वो सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लाइक हमने आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो आपके किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब यहाँ पर एसिड में आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, और बेस अगर यहाँ पर हो तो बेस में भी आप कोई भी बेस ले सकते हैं, आपको यहाँ पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात हो रही थी कि जो जितने भी एसिड्स होते हैं एंड जितने भी बेसेस होते हैं वो आपके सेम टाइप की ही केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, ये चीज़ जो है हमें देखनी है। ओके, अब देखिए आपने एक चीज़ देखी है कि जितने भी हमने रिएक्शंस कराए हैं उसमें है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है ये कॉमन है, कॉमन इन ऑल एसिड्स। ओके, सो हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड्स में कॉमन है। अब देखिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या लफड़ा है यहाँ पर। ओके, क्या लफड़ा है? हाँ, तो देखिए रुकिए एक मिनट, ये एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए हमने कोई भी एसिड लिया, लाइक HCl लिया, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये आपका H+ एंड Cl- में टूट जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है एंड क्लोरीन आयन मिलता है। ओके, अब इस चीज़ की पुष्टि हम उस एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। ओके, एक्टिविटी
ये एक्टिविटीज़ आपको घर पे नहीं करनी है, ओके। मैं आपको एज फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। सो देखिए, एक्टिविटी की बात करते हैं। एक हम व्हीकल लेते हैं, ओके। एक हमने व्हीकल लिया, इस पे क्या करेंगे हम, एक रबर कॉर्क, ये क्या है, रबर कॉर्क, रबर कॉर्क, इसका स्टैंड लेते हैं। अब हमने क्या किया, इस पर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स आई होप आप जानते होंगे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड्स से हमने एक वायर जोड़ दी, एक वायर जोड़ दी, ओके। वायर को इधर ले जाकर के हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ओके। अब बैटरी से हमने क्या किया, हम इधर एक बल्ब लगाएंगे, ओके। बैटरी से हमने बल्ब लगा दिया और यहाँ पर आकर के एक स्विच लगा देंगे, जिसको खोलने से ये सर्किट हमारा काम करने लगेगा, राइट। हम कलर चेंज करते हैं, हाँ, या सो देखिए, यहाँ पर ये हमने रबर कार का एक स्टैंड लिया, ओके। यहाँ पर ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स, ओके। ये हमारा सर्किट है, ओके। एंड यहाँ पर ये हमारी बैटरी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है फॉर चेकिंग। ये है हमारा स्विच, जिससे हम इस सर्किट में कंट्रोल ले सकते हैं, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है मेन एक्सपेरिमेंट हमारा, ओके। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो ये बीकर था, मैंने इसमें यहाँ पर डाइल्यूटेड HCl, या रुकिए, यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन डाला, ओके। अब मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन डाला है, ओके। यहाँ पर तो मैंने आपको यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस दिए हैं, ओके। चलिए मैं उनके नाम लिखती हूँ यहाँ पर। एक मैंने आपको यहाँ पर दिया है डाइल्यूटेड HCl। अब लोग, मैं यहाँ पर आपको डाइल्यूटेड HCl ही दूंगी, क्योंकि कंसनट्रेटेड HCl बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, ओके। एंड सेकेंड मैंने मान लीजिए आपको दे दिया एल्कोहल, जिसको हम शराब बोलते हैं, वाइन, एल्कोहल, ओके। मैंने आपको क्या दिया, डाइल्यूटेड HCl दिया, एल्कोहल दिया, एंड थर्ड नंबर पे चलिए आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन दे दिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ये तीनों सॉल्यूशंस बारी बारी करके इस बीकर में डालने हैं, ओके। एंड आपको ये चेक करना है कि किस सॉल्यूशन के साथ में आपका ये जो बल्ब है ये यहाँ पर ग्लो करने लगता है, ओके। तो आपने क्या किया, आपने ये तीनों सॉल्यूशंस बारी बारी यहाँ से यहाँ पे डाले। जब आप ये तीनों सॉल्यूशंस यहाँ पर बारी बारी करके डालते हैं, तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि जब आपने यहाँ पर डाइल्यूटेड HCl डाला है, तो क्या हुआ, बल्ब starts glowing, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, ओके। अब देखिए, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देयर इज करंट इन द सर्किट, यानी कि जो आपका सर्किट बना हुआ है इसमें करंट दौड़ रहा है, ओके। अब देखिए, करंट किस वजह से होता है, करंट जो होता है ये हमारा आयंस की वजह से होता है, ओके। इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ पर डाइल्यूटेड HCl सोल्यूशन डाला है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो HCl था ये आपका H+ एंड Cl- में टूट गया था, तब तो भाई वो आयंस देता है। अब आयंस की बात कर लें तो यहाँ पर हमारा जो H+ हो जाता है ये हमारा केटायन हो जाता है, जिस पर प्लस साइन होता है उसको हम केटायन बोलते हैं। एंड Cl- जो होता है ये हमारा एनायन हो जाता है, ओके, एनायन। अगर देखा जाए तो मेनली यहाँ पर जो करंट है वो हमारा H+ आयन की वजह से है, ओके। एंड H+ आयन जो होता है वो हमारा कॉमन होता है, कॉमन इन ऑल एसिड्स, ओके। इन फैक्ट हमारे जो एसिड्स होते हैं, ये अवधारणा हमारी पुराने ज़माने की है कि जो भी खट्टे होते हैं वो एसिड्स होते हैं, जो भी कड़वे होते हैं वो हमारे बेसिस होते हैं। बट टुडे वी नो दैट द सॉल्यूशंस विच गिव अस H+ आयंस इन द वाटर सॉल्यूशन आर एसिड्स, यानी कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिव्स H+ आयंस इन वाटर, ओके। यानी कि जो हमें H+ आयंस देते हैं वो एसिड्स होते हैं, ओके। सो देखिए, यहाँ पर हमने जब डाइल्यूटेड HCl डाला है तो हमें यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बल्ब था वो जलने लग गया, ओके, बल्ब जलने लग गया। अब बल्ब के जलने का क्या मतलब हुआ, यानी कि इस सर्किट में जो है एक करंट पास हो रहा है,
एक करंट पास हो रहा है। करंट क्यों पास होता है? करंट हमारा आयंस की वजह से पास होता है। आयंस कहाँ से आएंगे? क्योंकि आयंस आने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर डाइल्यूटेड HCl डाला था वो हमारा H+ एंड Cl- में टूट गया है, जहाँ पर H+ जो है वो हमारा एज अ कैटायन काम करता है एंड जो Cl- है वो एज अ एनायन काम करता है। ओके, यहाँ पर जो मेन चीज़ है करंट को फ्लो करवाने के लिए वो हमारे H+ आयंस हैं। ओके, अब देखिए H+ आयंस जो होते हैं वो सभी एसिड्स में कॉमन होते हैं। इनफैक्ट H+ आयंस की प्रेजेंस ही किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक होने के बारे में हमें बताती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब हम एल्कोहल डालते हैं या हम ग्लूकोज सोल्यूशन डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। बल्ब डज नॉट ग्लो। क्यों नहीं ग्लो करता है? बिकॉज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस, क्योंकि एल्कोहल एंड ग्लूकोज सोल्यूशन जो है वो उस सोल्यूशन में, एक्व सोल्यूशन में आयंस नहीं दे रहे हैं। तो जब वहाँ पर आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए जो है बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है जब हम एल्कोहल एंड ग्लूकोज डाल रहे हैं। ओके, या अब देखिए इसी तरीके से हम कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं जिनके साथ जिनमें कैटायन एंड एनायन के बारे में हम देख लेते हैं। ओके, जैसे एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर HCl का देखा जिसमें हमें H+ एंड Cl- आयंस मिल रहे हैं, राइट। एक हमारा एसिड होता है HNO3 जिसको हम हिंदी में नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। इसमें कौन कौन से हैं? H+ है एंड NO3-। तो देखिए इसमें भी आपका H+ है, इसमें भी आपका H+ है। ओके, सिर्फ एनायंस चेंज हो रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि H+ आयंस जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ओके, एक हमारा एसिड होता है CH3COOH, ये आप सभी के घरों में भी होता है, एसिडिक एसिड जिसको सिरका बोलते हैं। ओके, तो इसका जब देखते हैं तो इसमें CH3COO- प्लस H+, देखिए तो इसमें भी H+ जो है वो कॉमन है, सिर्फ एनायंस ही चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे जो एसिड्स होते हैं उनके लिए। अब देखिए सेम टाइप का अगर हम बीकर में, अगर सेम टाइप के बीकर में हम अगर कोई बेस भी डालते हैं तो उससे भी इसी टाइप की रिएक्शन आती है। ओके, या सो ये तो हो गया कि क्यों एसिड्स एंड बेसेस जो हैं वो सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि उनमें आयंस कॉमन होते हैं। एसिड्स में जो है हमारे H+ कॉमन होते हैं एंड बेसिस में जो है हमारा OH- कॉमन होता है। इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। अब चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ाएंगे। एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर, एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। ओके, यानी कि जब हम एसिड्स को एंड बेसिस को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? ओके, क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए जब हमने इसमें पिछले अभी हमने जब एक एक्टिविटी करी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमने उसमें डाइल्यूटेड HCl का सॉल्यूशन डाला था तो उसमें आयंस बन गए, राइट। तो एक क्वेश्चन होता है कि डू एसिड्स प्रोड्यूस ions only in presence of water। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन होता है कि क्या एसिड्स जो होते हैं वो हमारे सिर्फ वाटर की ही प्रेजेंस में अपने आयंस में टूटते हैं या वो नॉर्मली किसी भी सॉल्यूशन में डालने पर अपने आयंस में टूट जाएंगे। तो देखिए इसके बारे में मैं लिखूंगी, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl, सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl can't occur in absence of water। ओके, इसका मैं आंसर लिखूंगी, सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम एसिड can't occur in absence ऑफ वाटर। यानी कि किसी भी एसिड को अपने में से H+ आयंस को निकालने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत है, बिना वाटर के वो ये काम नहीं कर सकता। ओके, सो देखिए क्या होता है जब हम HCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, H3O+
प्लस Cl माइनस। यहाँ पर जो ये H3O प्लस है इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ओके, एंड ये H प्लस जो होता है ये हमारा हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, कुल मिलाकर इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन में सिर्फ हाइड्रोजन अकेला है, एंड ये जो है ये हमें शो करता है कि जो हमारा जो एसिड है वो हमारा ऑलरेडी वाटर में मर्ज है। ओके, ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो कुल मिलाकर के क्या है बात कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं कांट एग्जिस्ट अलोन। ये मैं पॉइंट लिख देती हूँ, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ओके, वो अलोन में नहीं रह सकते हैं, यानी कि ये नहीं हुआ कि हमने कोई भी एसिड लिया उसी को हमने गरम किया या उसको हमने कोई शॉक दिया तो वो एकदम H प्लस एंड Cl माइनस में डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता है। H प्लस आयन को काम करने के लिए उसे अपना रूप, अपना असली नेचर, अपना असली रूप दिखाने के लिए उसे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, देखिए अब अभी मैंने आपको ये हाइड्रोनियम आयन बताया था, बताती हूँ ये कैसे बनता है। जब ये आपका हाइड्रोजन आयन जो होता है वाटर में मर्ज करता है तो ये आपका H3O प्लस देता है। ओके, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ओके, अब देखिए यही सेम चीज़ हम अभी बेसिस के साथ करते हैं, क्योंकि आपने ऊपर भी देखा कि जो H प्लस आयंस ही निकल रहे थे। अब हम बेसिस के बारे में देखते हैं। ओके, बेसिस के बारे में देखते हैं। NaOH को लेते हैं। ओके, NaOH लिया हमने, ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब हम इसको वाटर में डालते हैं, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये हमें क्या देता है Na प्लस एंड OH माइनस। ओके, Na प्लस एंड OH माइनस देता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी जगह पर आपको एक और एग्जांपल देते हैं, अगर हम यहाँ पर KOH लेते हैं, KOH लेते हैं तो ये हमें देता है K प्लस एंड OH माइनस। अब KOH क्या है इसका भी नाम लिख देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें K प्लस एंड OH माइनस देता है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, 2 एंड 3। थर्ड एग्जांपल मैं आपका लेती हूँ MgOH का होल ट्वाइस। जब हम इसको वाटर में मर्ज करते हैं तो ये हमें क्या देता है Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर OH के लास्ट में यहाँ पर 2 दिया था ना, तो हमें जो है रिएक्शन को बैलेंस करना था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। ओके, ये क्या है हमारा, ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये हमें Mg2 प्लस एंड 2OH माइनस दे रही है। ओके, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस की होगी कि ये जितने भी हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें आपके जो एनायन सेम है, क्योंकि माइनस वाला एनायन होता है ना, एनायन सेम है एंड कैटायन जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आपको क्या बनता है कि बेसिस वो होते हैं विच गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, यही लाइन हम एसिड्स के लिए भी लिख देते हैं ऊपर। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स गिव H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस हमारे OH माइनस आयंस देते हैं। हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी देखे हैं। ओके, सो कुल मिलाकर के बेसिस जो होते हैं वो हमें OH माइनस आयंस देते हैं एंड एसिड जो होते हैं वो हमें H प्लस आयंस देते हैं। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट आता है यहाँ पर कि हमारे जो बेसिस होते हैं, ओके, नॉट ऑल बेसिस are soluble in water, soluble in water। ओके, ये पॉइंट्स आप लिखते जाएं लाइन टू लाइन। नॉट ऑल बेसिस आर soluble in water, ओके, एंड
bases which are soluble in water, यानी कि सभी बेसिस जो होते हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो बेसिस आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं आर कॉल्ड एल्कलीज। ओके, एल्कलीज कहते हैं उनको। ओके, ऑल बेसिस जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, बट जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। ओके, सो देखिए अब जब यहाँ पर आपका एल्कलीज का जिक्र आ ही गया है तो हम थोड़ा बता देते हैं कि एल्कलीज जो होते हैं वो आपके सोपी इन टच होते हैं। सोपी इन टच, सोपी से क्या मतलब है कि आपने कभी अगर सोप जो होता है हमारे घर पे साबुन, उसको जब टच किया होगा तो थोड़ा चिकना चिकना नहीं होता है, सॉफ्ट होगा, एकदम चिकना होगा, तो वैसा ही होता है। ओके, सोपी इन टच होता है, बिटर होता है। अब बेस है तो बिटर तो होगा ही ना, वही तो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। एंड जो होता है आपका कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव से क्या मतलब है कि अगर वो किसी चीज़ पे पड़ जाता है तो उस चीज़ को हानि पहुंचाता है, चाहे वो आपकी स्किन हो या फिर कोई कपड़ा हो या कोई बर्तन हो। ओके, सो ये कुछ बेसिस की जो हैं, यहाँ पर कुछ बेसिस की ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि वो सोपी इन टच होते हैं, बिटर होते हैं एंड कोरोसिव होते हैं। ओके, देखिए कोई भी एसिड एंड बेस जो होता है उसके आगे आपको एक साइन लगा होता है जो कि क्रॉस का साइन होता है। ओके, रेड कलर से क्रॉस का साइन बना होता है जो कि बताता है कि हमें उसे टच नहीं करना है। ओके, सो मैं यहाँ पर एक नोट लिख देती हूँ, नेवर टच एसिड और बेस विद बेयर हैंड्स, इट कैन बी हार्मफुल। ओके, इट कैन बी हार्मफुल। हार्मफुल से मतलब ये है कि वो आपकी स्किन को जला भी सकता है अंदर तक। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखिए जब हमने ये पढ़ ही लिया है कि एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयंस देते हैं एंड बेसेस जो होते हैं वो आपके OH- आयंस देते हैं, तो क्यों ना अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में भी देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इसके हम हेडिंग ही डाल लेते हैं, थोड़ा सा साइज भी बढ़ाएंगे, हेडिंग डाल रहे हैं, राइट। सो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। ओके, सो आइए सो लेट्स स्टार्ट। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बात करी थी कि जब हम एक एसिड की एंड एक बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है एंड हमें वाटर मिलता है, राइट। यही तो रिएक्शन हमने करी थी न्यूट्रलाइजेशन की। अब चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि हमने एसिड में हमने क्या किया, HX ले लिया, सॉरी MX। एसिड जो है हमने ले लिया HX, बेस जो है हमने ले लिया MOH, जहाँ पर M जो है कोई एक एलिमेंट है। ओके, एसिड जो है हमारा HX है, बेस जो है वो हमारा MOH हो गया। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला जो H+ है, हाइड्रोजन है, वो इसका OH लेके भाग जाता है एंड ये जो X है ये M के साथ चला जाता है। ओके, तो क्या बन जाता है हमारा MX + HOH। ओके, सो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। अब हम इसका आयनिक फॉर्म देखते हैं। ओके, अब हम इसका आयनिक फॉर्म देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से H+ ने रिएक्ट करा है इसके OH के साथ, ये दोनों ही आपके एक्वस मीडियम है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, ये मिल करके आपके H2O बनाते हैं, ये HOH वैसा ही तो है, H2O जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में। अगर देखा जाए तो ये आपकी मेन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस इन वाटर। मिक्सिंग ऑफ एसिड्स
एंड और बेसिस इन वाटर। ओके, सो अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही थी कि ये दोनों टॉपिक जो हैं इनके कंटेंट्स डिफरेंट हैं। ओके, आइए देखते हैं। कलर कोई नया लेते हैं इस बार, लाइक ये वाला लेते हैं। नो, ये लेते हैं। हाँ, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं एंड बेसिस जो एसिड्स एंड बेसिस जो होते हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उनको जो है हमें कभी भी अपने हैंड से, बेयर हैंड से नहीं छूना चाहिए। अगर हम उनकी बॉटल को भी पकड़ रहे हैं तो हमें प्रॉपर ग्लव्स पहने होने चाहिए, राइट। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस इन वाटर is a highly exothermic reaction। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, मैंने ये आपको पिछले चैप्टर में अच्छे से बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप वो चैप्टर पहले पढ़ कर आएँ, क्योंकि साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ईच चैप्टर मेक्स अ लिंक। ओके, हर चैप्टर मिल करके आपके पूरी सिलेबस का एक लिंक बनाता है। ओके, अगर आपका ये एक भी चैप्टर प्रॉपरली नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हर चैप्टर से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अलग चैप्टर्स में आती हैं। ओके, सो हर चैप्टर को भले आप मतलब हर चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो हमारी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, विच फॉर्म हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब ये घटित होती हैं तो ये अपने साथ बहुत सी हीट पैदा करती हैं। ओके, यानी कि गर्मी, जिसको आप समझ सकते हैं। तो यानी कि मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट। यानी कि जब हाईली एक्सोथर्मिक लगाया मैंने, याद रखिएगा, यानी कि जब हम किसी भी एसिड को या बेस को वाटर में डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट बनाता है। ओके, देखिए, अब एक स्पेशल केस होता है कि जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड या फिर H2SO4 की बात कर रहे हों, we should take extra care, बिकॉज ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये आपके हाईली स्ट्रांग होते हैं, हाईली स्ट्रांग एसिड्स। ओके, सो देखिए, जब हमारी रिएक्शन हम एसिड एंड बेसिस को जस्ट वाटर में घोलते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। ओके, जब हम स्पेशली जब हम वर्क कर रहे हों HNO3 के साथ एंड H2SO4 के साथ, तब हमें स्पेशल केयर करनी पड़ती है। ओके, एक बात और कि हमेशा जो है, ये पॉइंट आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा, एसिड्स should be mixed into water, not vice versa। अब मैंने ये vice versa क्यों लिखा है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एसिड्स को ही वाटर में डाल सकते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी एंड उससे क्या हो सकता है, स्प्लैश हो सकता है। ओके, वेरी हाई हीट प्रोड्यूस्ड कैन बी अ रीज़न ऑफ, सॉरी ये सेंटेंस ही मैं गलत लिख रही हूँ, हाई हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, बहुत ही मात्रा में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, कैन कॉज स्प्लैश क्या होता है, जिसमें धमाका, छोटा सा धमाका होता है, छोटा सा क्या, वो धमाका इतना बड़ा होता है कि वो आपको प्रॉपरली
बहुत ही आराम से जला सकता है, आपकी स्किन को जला सकता है, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। ओके, स्लैश से क्या होता है, कॉजेज बर्न्स। ओके, अब बर्न्स की बात करें तो ये अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं, अगर आपके कपड़े के ऊपर भी पड़ जाता है तो ये आपके कपड़े को जला के अंदर आपकी स्किन को जला देगा, इतना पावरफुल होता है एसिड। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि एसिड्स को एंड बेसिस को ऐसे बेयर हैंड से नहीं छूना चाहिए। एंड ये बात मैंने आपको बताई कि एसिड्स जो होते हैं उसको वाटर में मिक्स करना चाहिए, कभी भी वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसका भी एक रीज़न है। ओके, देखिए ये भी पॉइंट आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा। मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस in water results into decrease in concentration of ions। कौन से आयन्स हैं, H+ and OH-। results into decrease in concentration of ions per unit volume। ओके, देखिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ओके, डाइल्यूशन, इसका मतलब है, डाइल्यूशन का मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो हो गई है, लो कंसंट्रेशन। ओके, अब देखिए जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि हीट बराबर जनरेट हो रही होती है। ओके, तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें उस बीकर को या उस पॉट को जिसमें हम एसिड डाला हुआ है और हम जिसमें हम वाटर डाला हुआ है और उसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं, तो उसे हमें बराबर हिलाते रहना चाहिए, स्टिर करते रहना चाहिए, ताकि उससे जो हीट बनी है वो बराबर बाहर निकलती रहे। अगर हम उसको नहीं करते हैं और ऐसे पॉट को टेबल पर रख के हमने उसमें डायरेक्ट एसिड डाल दिया, वो भी ज़्यादा मात्रा में, तो उससे भी धमाका हो सकता है। ओके, तो हमको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में आपको एसिड उसमें डालना है एंड उसको प्रॉपरली हिलाते रहना है, ताकि उससे जो हीट बन रही है वो टाइम टू टाइम निकलती रहे। ओके, या ये हमने ऊपर जो ये बात करी, ये आपकी एसिड्स के बारे में करी, राइट। सेम चीज़ आपकी होती है बेसिस के साथ। ओके, तो बेसिस के साथ भी आपका यही रिएक्शन रहता है, चाहे हम काम एसिड के साथ कर रहे हो चाहे हम काम बेस के साथ कर रहे हो, हमें दोनों के ही साथ हमें प्रॉपर केयरफुल रहना है, ताकि हम किसी भी होने वाली किसी भी एक्सीडेंट से पहले ही बच सकें। एंड जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं उनको वाटर में मिक्स करने की जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूसिंग होती है, जो कि हमारे स्किन को बर्न भी कर सकते हैं अगर उसमें से एक भी छींट हमारी बॉडी पर पड़ जाती है। ओके, दैट्स वाई we should take very proper care while dealing with acids and bases, especially strong acids and strong bases। okay, right, so आज की हमारी क्लास ये समाप्त होती है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी बच्चों को भी बताइए। ओके।